हाय फ्रेंड्स, अभी निर्मला सीतारमण जी जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया है। और अगर आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो, चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक चीज जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है देश की, दुनिया की, उस पे। और बजट से बहुत कुछ हिंट मिल जाते हैं दोस्तों। और ये जो बजट है ना, सबसे अच्छी बात, हम इस पे अलग और चीजें तो बाद में बात करेंगे, पर इसमें गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया अपना कि वो छोटे जो रेवड़ी बांटने वाली कल्चर है उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और उसके बाद में 10, 20, 25, 30 साल के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है इसमें, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं, और वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पर किस तरीके के लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं इसके, और गवर्नमेंट के पुश से इस कंपनी को कैसा फायदा हो सकता है, क्या ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में, ये सारी बातों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत मेहनत करके रिसर्च करके बनाया जाता है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, और साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। सो दोस्तों यहां देखिए, सबसे पहले हम आईआरबी के बेसिक नंबर्स पे नजर डालते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के नंबर्स हैं, और 68 रुपीज की मार्केट प्राइस चल रही है। और जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है, ये बजट के एक दिन बाद में बन रहा है, यानी कल बजट आया था और आज ये वीडियो बन रहा है, तो इसकी प्राइस जो है वो 5% के लगभग, यानी 4.85% ऊपर है। पर देखो, छोटे शॉर्ट टर्म में प्राइस अप डाउन होना वो एक मार्केट का एक नियम है, लेकिन उससे आपको ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। चलिए, 41,000 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों, ये टर्नओवर मार्केट कैप है, और हाईएस्ट जो 52 वीक है उसकी आसपास प्राइस चल रही है। इंडस्ट्री जो है वो 16.9 का पी लेके चलती है, प्राइस टू अर्निंग। ध्यान दीजिए, ये टर्म सिर्फ सुनकर के कानों में से इधर से सुना इधर से निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। प्राइस टू अर्निंग का मतलब समझिए कि प्राइस टू अर्निंग का मतलब ये होगा कि अगर कंपनी के जो भी मुनाफा हो रहा है, उस सारे मुनाफे को, सारे प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए, तो एक शेयर होल्डर के पास में जितना प्रॉफिट आएगा उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस। ठीक है, और ईपीएस के मुकाबले में आप जो प्राइस दे रहे हैं वो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जैसे मान लीजिए, अब ईआरबी की, इसकी आईआरबी की बात करें तो यहां पर आप दे रहे हैं 75 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जबकि इंडस्ट्री में कितना है 16.9। यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी को ₹1 का प्रॉफिट होता है एक शेयर पर, उसके बदले में उस शेयर को खरीदने के लिए मार्केट में ₹75 की बोली लग रही है, ये मानिए आप, तो उसके बदले में आप ₹75 दे रहे हैं ताकि आप ऐसा शेयर ले सके जिसपे ₹1 की कमाई है। तो ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसके बहुत से फैक्टर हैं, मैं सिर्फ आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये। और इंडस्ट्री जो है वो ₹17 दे रही है, 16.9, तो उसमें और सारी कंपनीज भी होंगी। पर अगर देखो, एक चीज ये भी ध्यान दो कि अगर कोई कंपनी की वैल्यूएशन प्रीमियम है, यानी कि इंडस्ट्री जो है उसमें बाकी सारी कंपनियां चार्ज कर रही है, सपोज करिए 17 का पी, 17 का, और अगर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज कर रही है 75 का पी, इसका मतलब यह है कि सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी मिलकर के इस कंपनी को ज्यादा स्पेशल मान रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एप्पल का फोन लेने जाएं और लावा का या कार्बन का फोन लेने जाएं, या माइक्रोमैक्स का लेने जाएं। तो जब आप माइक्रोमैक्स का फोन लेने जाते हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे वो फोन आपको मिलता है 10-12 हजार रुपए का, ठीक है। और उतने ही कॉन्फ़िगरेशन, यानी इससे भी कम कॉन्फ़िगरेशन में जब आप एप्पल का फोन लेने जाते हैं तो वो आपको मिलता है 1 लाख रुपए से ऊपर का, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्वालिटी और लोगों का भरोसा एप्पल में ज्यादा है। इसी तरह से आईआरबी 75 पी चार्ज कर रही है, इसका मतलब लोगों का भरोसा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अडानी ग्रुप के अंदर ये 400, 500, 600 तक अगर पहुंच गया है तो वो रिस्की है थोड़ा सा। तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा शेयर की क्वालिटी के साथ में आपको उसकी प्राइस क्या पे कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे देखें, तो कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड दिया है 0.29% का, डिविडेंड का पे आउट है 111%।
अब ये थोड़ा सा यहां ना इसको 100 के आसपास होना चाहिए, मतलब विद इन द 100 तो ठीक है। 111 का मतलब 100 रुपए कमाए हैं, 11 रुपए कहीं और से ला करके पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया है। मैं कंपनी की अगेंस्ट में नहीं हूं, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है, बट नंबर्स ना आपको हमेशा एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखने चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 5% दे रही है और कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपया है। प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल ठीक है, 3 के आसपास में। सेल्स की ग्रोथ 2.37 है, प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल में 3.29 है। तो यहां थोड़ा एक समस्या इस सेक्टर की समस्या है, क्योंकि बीच में कोविड आया, बीच में और कोई और सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह आई, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही फंसा हुआ रहा था। तो अब इनका असर धीरे धीरे कम होगा तो ये कंपनी ग्रोथ पे चल पड़ेगी। हाँ, प्रोमोटर की होल्डिंग 34% है, जो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी और ज्यादा हो सकती है आने वाले टाइम में। और बाकी नंबर्स में आप सबसे अच्छा नंबर देखो तो पायोस की स्कोर है जो 8 का है, और इससे दोस्तों ये पता पड़ता है कि कंपनी का फाइनेंशियल जो ओवरऑल आउटलुक है वो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये रनअप जो है वो आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई साहब प्राइस तेजी से बढ़ी है यहां से, यानी करीब आप मान करके चलिए सितंबर के आसपास में, सॉरी ये अभी जनवरी 24 के बाद, ये जो जनवरी का लास्ट टाइम था उसके बाद में लास्ट वीक में ये जंप किया है इसने, प्राइस ने। तो उसकी वजह सबसे बड़ी पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट का रिजल्ट तो अभी आया, बजट तो अभी आया, पर ये प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? उसका सबसे कारण बड़ा ये है कि दोस्तों लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है ना उसमें आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। चलिए उसको डिकोड करते हैं एक बार। अच्छा, यहां ये देखिए कि जो लेटेस्ट है उसमें सितंबर 23 के अंदर और दिसंबर 23 में, यानी कि इसमें रेवेन्यू जो बढ़ा है ना दोस्तों 1700 से 1900 करोड़ रुपए हो गया है इसका। और सबसे जो प्लस पॉइंट मुझे जो इसमें लगा है एनालिसिस करने पर वो ये लगा है कि ये कि इसको कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यानी आप मान करके चलिए कि जो आमदनी है उसमें से खर्चा निकाल के जो बचता है दैट इज ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 41 की जगह 42% हुआ है। यानी कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है ना उसमें लीकेजेस कम हुए हैं, ये मानिए आप मोटा मोटा। साथ में नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट सीधा लगभग डबल हो गया है। देखिए ये कितना जबरदस्त पॉइंट है, डबल 96 से 187, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया है डबल, जबकि सेल्स उतनी की उतनी है, सेल्स में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है लेकिन प्रॉफिट 2x हो गया है। और इसके ना कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक कारण ये हो सकता है कि इन्होंने रॉ मटेरियल जो ये यूज करते हैं उसमें कुछ उसकी प्राइस में कमी आई हो। साथ में जो लॉजिस्टिक्स होते हैं और जो मतलब आने जाने का सामान का खर्चा और वो सब है उसमें इनको फायदा हुआ हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये जहां से अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए जहां से फाइनेंस उठाते हैं वहां से इन्हें कम रेट के अंदर पैसा मिला हो। कुल मिलाकर के इनके खर्चे कम होना, और हाँ मतलब खर्चे कम होना एक वजह है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। क्योंकि दोस्तों ये तो पक्की बात है कि अगर आप यहां देखो, इतनी से गणित ना आप हमेशा लगाया करो, ये मैथ बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू मतलब इन्होंने कितना पैसा इनके पास में आया, सेल कितनी हुई, ठीक है, बिक्री कितनी हुई, सेल मान लो 100 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट जो है वो सेल्स में से एक्सपेंसेस मान लीजिए 60 रुपए के हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया जी 40 रुपए का, 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बात यह है कि अगर 40 से प्रॉफिट 42 होता है जबकि सेल्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब खर्चे थोड़े से कम हुए हैं, यानी 60 की जगह हो सकता है 58 हो गए हो। तो अब ये जो 2 रुपए खर्चे में कम हुए हैं इसका क्या कारण हो सकता है? या तो माल सस्ता मिला हो, या कहीं से इन्होंने जो बाजार से पैसा उठाते थे उसको जो चुकाने का खर्चा है वो कम आ गया हो, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है इसकी। बट ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहां बढ़ा और इसी एक प्रॉपर तरीके के मैनेजमेंट से प्रॉफिट डबल हो गया। तो अगर किसी, यहां देखो मार्केट क्यों प्रीमियम कर रहा है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का इसी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट आपने देखा होगा 10% बढ़ा, किसी का 5% बढ़ा, किसी का क्वार्टरली प्रॉफिट 15% बढ़ा, तो उसकी प्राइस भी 2% 3% उस तरह से बढ़ती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट एक तिमाही यानी एक क्वार्टर के अंदर डबल हो गया, तो मार्केट को पता तो पड़ता ही है ना कि डबल प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कंपनी कुछ जबरदस्त कर रही है और इसलिए ये एकदम से प्राइस का रनअप हुआ है। पर दोस्तों हमेशा याद रखो कि क्वार्टरली प्रॉफिट एक तरीका है, लेकिन आपको हमेशा बाकी सारी चीजों पे भी नजर डालना चाहिए। और इसीलिए कभी भी एक साथ बहुत सारा पैसा लगा के और हवा देख करके और इस तरह से इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, स्मॉल स्टार्ट करें और धीरे धीरे
रिसर्च करते जाएं और अपनी एलोकेशन बढ़ाएं। पॉइंट 1 ये होता है। पॉइंट 2 ये है, हमेशा डाइवर्सिफाई करके करें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। मतलब अगर आप मान लीजिए सपोज करिए सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देंगे और वो स्टॉक या वो इंडस्ट्री अगर मान लो कोई प्रॉब्लम में आ गई तो फंस गए ना आप। इसलिए क्या है कि जिस तरह से आप हमारे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, उसी तरह से आपके पास में स्टॉक्स होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कुछ डिफेंस के हो, कुछ आईटी के हो, कुछ बैंकिंग के हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, कुछ रिटेल के हो। इस तरीके से ये करने से पोर्टफोलियो हो जाता है बैलेंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको इस पे नजर रखनी पड़ेगी कि भाई ये प्राइस का जो मूवमेंट तेजी से हुआ है ये कितने समय तक कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए हाँ, ये है कि कंपनी ने इंप्रूव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये और इंप्रूव करना मतलब कंपनी ने एक सही डायरेक्शन की शुरुआत कर दी है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे देखें तो इसके अंदर ये एनुअल रिजल्ट्स हैं, पर ये तो दोस्तों मार्च 23 के हैं, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी ना मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूं आईआरबी पर। काफी अच्छी कंपनी मान सकते हैं अपन इसको। लेकिन ये ना जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने एनुअल रिजल्ट्स की डिटेल्स भी डिस्कस की थी। एक बार छोटी सी नजर डाल लेते हैं। अगर आपको वो डिटेल्स ज्यादा चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा आईआरबी एंड आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए मार्च 2013 के मुकाबले में 12 के मुकाबले में इनकी प्राइस, इनका जो बिजनेस है वो करीब करीब 3x हो चुका है, ठीक है, रेवेन्यू। जबकि अगर प्रॉफिट की बात करूं मैं तो 496 की जगह पर लगभग उतना ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट उतना का उतना है। इसका मतलब सेल्स तो डबल हो गई है लेकिन प्रॉफिट उतना का उतना ही था, और ये लगभग मतलब थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है, 10-30-40% बढ़ा, बट फिर भी उतना नहीं बढ़ा जितनी सेल्स बढ़ी। इसके कारण क्या है, प्रोजेक्ट लंबे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि रोड्स का प्रोजेक्ट 5 साल 10 साल चलता है और ब्रिजेस के प्रोजेक्ट लंबे लंबे चलते हैं, तो इसलिए एनुअल रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं इस केस में। तो हमें मोस्टली देखना होता है कि कंपनी का डिविडेंड किस तरीके का है, और डिविडेंड के अलावा हमें ईपीएस पे भी नजर रखनी चाहिए। तो ईपीएस से हमें ज्यादा अच्छी पिक्चर का पता पड़ता है। तो आप देखिए जैसे 1.49 का ईपीएस था अर्निंग पर शेयर, वो 2.62 तक पहुंचा, यहां तक अच्छा था, फिर वो कोविड वगैरह के चलते हुए डाउन हुआ, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहां से वापस पिकअप करना शुरू कर चुका है। तो 1.19 आया, कहां से, 0.6 से। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि दोस्तों ये ना यहां पर अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट पर शेयर लगभग दोगुना हुआ है इस पीरियड के दौरान। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी पता नहीं पड़ेगी, लेकिन पोस्ट कोविड अगर आप देखोगे तो 361 के मुकाबले में 720, यानी यहां आप देखोगे तो 2x हुआ है। और वही चीज सेम टू सेम आपको यहां नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यही तो है, 361 जो है इसको आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो ये ओवरऑल आपके सामने इसकी पिक्चर है। तो कंपनी अच्छा तो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स अ वेरी राइजिंग कंपनी। लेकिन अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको देखेंगे। तो पहले देखें कि देखो इनकी इक्विटी कैपिटल तो वो इन्होंने बढ़ाई है, यहां से इन्होंने डबल किया है, ये शेयर फ्लोट करते हैं ना वो उनको डबल किया है। रिजर्व्स जो है, जो कंपनी की जेब में पैसा पड़ा है वो 2500 करोड़ के मुकाबले में 6 गुना हो चुका है। यानी कि ये भी सही है यार, कंपनी के पास में 6 गुना पैसा जेब में पड़ा हुआ है, रिजर्व्स बैंक में मतलब। तो इन्होंने पैसा ले रखा है पर ये प्रोजेक्ट्स पे धीरे धीरे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और इसीलिए इनका पायोस की स्कोर 8 है। बोरोइंग्स जो है कंपनी की 7 से के मुकाबले में करीब करीब डबल हुए, यानी इन्होंने उधार ले रहे हैं, क्योंकि देखो बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन्हें रोड्स का, ब्रिज का, डैम्स का, इनका कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फाइनेंस लेना ही पड़ता है। तो इन्होंने फाइनेंस ले रखा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर आप देखेंगे इनके इन्वेस्टमेंट, तो अभी देखो यहां ना आपको ब्यूटीफुल चीजें नजर आएंगी कि इन्होंने यहां से अपना जो बोरोइंग्स है 13,000 करोड़ था ना, ठीक है, 13,000 करोड़ से फिर 16 हुआ, फिर 9,000 करोड़ था, ठीक है, और 9,000 के बाद में सीधा 19,000 करोड़, यानी इन्होंने डबल कर दी बोरोइंग्स, यानी मार्केट से डबल पैसा उठा लिया। तो जब डबल पैसा उठा लिया तो उसका क्या किया, उसका ये किया कि इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उसी पैसे को। देखो 645 करोड़ रुपए हुआ करता था, उसको उन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया। अब आप कहोगे कि साहब ये बाद में मतलब उधार लेने से पहले कैसे कर दिया, तो देखो सही बात ये है कि ये पहले वाला जो है ना वो एक्यूमुलेटेड पैसा इनके पास पड़ा हुआ है ही, लेकिन उसको ये यूज करके और ये इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब कहां इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट इन्होंने किया होगा लैंड में, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लैंड चाहिए, कुछ वेयर हाउसिंग होगी, कुछ और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड की उन्होंने जेसीबी मशीन्स खरीदी होंगी,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इसी तरह से कुछ ट्रक्स वगैरह का या मटेरियल का, उसका इन्होंने खर्चा किया होगा। पॉइंट ये कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को। हो सकता है इन्होंने लैंड वगैरह में इन्वेस्ट करने के साथ में कोई फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हो, कि कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए हो, बैंक्स वगैरह में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, लिक्विड फंड्स में डाला हो, तो वो सारी चीजें तो खैर इनकी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। बट मैं आपको अगर सीधे शब्दों में कहूं तो कंपनी करीब करीब ये मान करके चलिए कि ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल रास्ते पर तो चल रही है। और जिस हिसाब से अभी बजट के एलोकेशंस वगैरह हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा थ्रस्ट दे रही है गवर्नमेंट, और उसका फायदा इस तरीके की कंपनीज को जरूर मिलता है। जैसे मान लीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीन काम करने वाली कंपनीज है ना, जिनका बैलेंस शीट क्लीन है, जिनके फाइनेंशियल साफ सुथरे हैं, जिनके पेमेंट वगैरह उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो फ्रॉड नहीं कर रही है, वो जरूरी है, तो वो कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत तेजी से फायदा होता है। तो ये इस कंपनी पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूं तो आप बस नाम लिया और जाकर के खरीद लो, ऐसा नहीं। क्योंकि दोस्तों चीजों को समझोगे तो आप एक लंबे समय, 1-2 साल नहीं, 10, 20, 25 साल के लिए आप अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। अब ऐसा थोड़ी आज आपको आज पैसा लगाना है और कल भूल जाना है, ऐसा मत करो। जिंदगी भर के लिए पैसा कमाना है ना, बनाना है ना, सो चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, अभी यहां ना हम देखें तो बाकी सारी चीजें तो और सारी चीजें देखें इसमें। देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो है ना यहां प्रॉब्लम है, कहां है, ये जो डेटर्स डेज होता है ना, ये डेटर्स डेज में दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि ये देनदारी, इनके जो देनदार है उनका पैसा आने वाला कितने दिन में आ जाता है जी, उस हिसाब से। तो ये मान लो पहले 2 था, अब फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 23 डेज, फिर 62 डेज, मतलब पैसा फंसा। जो पैसा इन्होंने कोई काम करके दिया, उसका पैसा मान लीजिए आपको 2 दिन में मिलने वाला था, अब वो 93 डेज में मिल रहा है, तो पेमेंट अटक रहा है, वो किसी भी कारण से अटक सकता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर और चीजों की बात करें तो जहां बाकी सारे पॉजिटिव देखे थे, तो यहां एक इनको इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा कि इनके कस्टमर्स जो है वो इनको टाइम पे पेमेंट करें। और इनके कस्टमर्स में अधिकतर गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जब ये डिजिटाइजेशन वगैरह हो रहा है तो इनको फायदा उसका मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट्स टाइम पर आने शुरू होंगे तो ये नंबर इंप्रूव होगा, ये नंबर इंप्रूव होगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, पेमेंट साइकिल इंप्रूव होगा और पूरे बिजनेस को इसका फायदा मिलेगा। ये एक मोटा मोटा अंदाजा है। अगर आप बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10-12% के आसपास देते आए थे, अभी भी 9% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट बैड, इट्स गुड। शेयर होल्डिंग भी बात करें तो देखिए दोस्तों, ये ना प्रोमोटर्स ने तो खैर अपनी शेयर होल्डिंग कम की है, 34% कर दी, और वो जाहिर सी बात है कि जब अच्छा मार्केट के अंदर प्राइस ग्रो कर रही होगी तो उन्होंने भी मुनाफा बुक किया। FII इसके अलावा जो इन्होंने इक्विटी को फ्लोट भी किया था ना, आपने देखा हो इक्विटी इन्फ्यूजन बढ़ाया था इन्होंने, तो उसका भी एक असर है। FII जो है उन्होंने 15% से बढ़ाया था 48%। भाई साहब दिसंबर में, ये सितंबर 2020 से लेकर 21 से दिसंबर 21 में, ये देखो ये है सारे विदेशी लोग, 13% से सीधा करीब करीब 3 गुना इन्होंने कर दिया, 3-4 गुना के आसपास इन्होंने अपनी एलोकेशन बढ़ा दी। और फिर ये कंसिस्टेंटली वहीं पे हल्का फुल्का मुनाफा बुक किया है, क्योंकि अभी जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो फटाक से इन्होंने मुनाफा मतलब बुक किया। बट अभी भी 100 में से करीब 47% हिस्सेदारी इनकी FIIs की है। इतना पता है उनको इस कंपनी के बारे में, हमको ही पता नहीं होता हमारे देश में कितने हीरे हैं। चलो उसके बाद में DIIs ने 7.5-8% के आसपास रखा है, दैट इज काइंड ऑफ ओके। पब्लिक जैसे आपके हमारे से लोगों के पास में 11% इसका ओवरऑल रिटर्न पड़ा हुआ है, जो शेयर होल्डिंग है वो है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो मोस्टली इनकी न्यूज में और कुछ नहीं है। अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है वो ये है कि Q3 का नेट प्रॉफिट राइजेस बाय 32.49% टू 187 करोड़, जो मैंने अभी आपको दिखा भी दिया था यहां पर कि ये 32% आपका प्रॉफिट ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में बढ़ा है। ये आपने देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स कहां पर है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है जी भाई साहब आपके ये रहे। तो यहां पर ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जो इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है ना, वो ये वाला है, ठीक है। और हालांकि इस पे ये नजर आ रहा है आपको कि 96 से 187 करोड़ हो गया, पर यहां ये नेट प्रॉफिट की बात ये जो कर रहे हैं उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई बार काफी सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, बट फिर भी आप ये देखिए कि 141.135 करोड़ रुपीस इतना प्रॉफिट इन्होंने दिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ 141 करोड़ लिखा हुआ है, उधर 187 करोड़ रुपीस है। तो कुछ अकाउंट्स में, कुछ नंबर्स में आगे पीछे कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पे होते हैं। तो बेस्ट क्या रहता है, आपको अगर कंफर्म डिटेल्स चाहिए तो आप इसकी एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा।
तो अभी तो खैर अभी इस क्वार्टर की जो एनुअल रिपोर्ट है तो मार्च के बाद में आएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर की, तो तब आपको ये डिटेल जरूर देखनी चाहिए। साथ में इनको ऑर्डर्स वगैरह काफी मिल ही रहे, जैसे देखिए आप कि ये ऑर्डर बुक 33,700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अच्छा, एंड 33,700 करोड़ रुपए की ये ऑर्डर बुक है। अब आप ऊपर देखो, इधर कंपनी की खुद की साइज क्या है, कंपनी का मार्केट कैप है 41,000 करोड़ रुपए, 41,000, और 33,000 करोड़ रुपए के इनके पास में ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो और क्या चाहिए इनको, इनके पास तो सब कुछ है। सो ओवरऑल दोस्तों ये है कि इस तरह से कंपनी को अगर आप एनालाइज करोगे, क्रिटिकली सोचोगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की सही डायरेक्शन में चल पड़ोगे। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, कितना ही कोशिश करूं, वीडियो लंबा हो जाता है और यहां मेरे को ये सुनना पड़ता है कि भाई आप छोटा वीडियो बनाओ। छोटे में मैं कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट जाए। अब आपको आधी चीज में बताऊं, आधी नहीं बताऊं, कैसे काम चलेगा आप बताओ। खैर जो भी है मैं कोशिश करूंगा ओवर शॉर्ट करूं, बट इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और आने वाले टाइम में किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, और इस सब के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। मैं बीच में आपको बताया ना, वीडियो बनाना कभी कभी बंद सा कर देता हूं क्योंकि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ सेवा है, इसमें कोई मेवा नहीं है। साफ बता रहा हूं, कोई मेवा नहीं है। मुझे कोई फायदा नहीं होता इस तरह से, और जो फायदा होता है ना वो उससे कोई किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए और अपने दोस्तों की मदद के लिए वीडियोस बन रहे हैं। आप अगर मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सबको शेयर करिए, A to Z सबको, तो अच्छी जानकारी सबके पास पहुंचेगी। वरना तो आपको सारे लोग वो मिल जाएंगे जो गारंटी दे दे के पैसा डबल करने की स्कीम्स चलाते हैं। मैं उनमें से हूं नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही रोकते हैं और अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करके बेल आइकन ऑन करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद।